नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बायोगुरु पर। आज का मेरा टॉपिक है मेरुदंड एवं पसलियां। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो के एंड में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मेरुदंड और पसलियां टोटल आपको समझ में आ गई है नहीं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले हम ले लेते हैं मेरुदंड, हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा मेरुदंड, जिसको हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं। वर्टिबल कॉलम तो आपको इंग्लिश हिंदी नाम के साथ ही इंग्लिश नाम भी याद रखने चाहिए। जो मेरुदंड है उसको हम क्या कहते हैं? वर्टिबल कॉलम कहते हैं। अब ये कहाँ पाई जाती है इसके बारे में जान लेते हैं। तो हमने मस्तिष्क का टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा, ये मान लो हमारा सेरिब्रम है, प्रमस्तिष्क यानी, उसके बाद में उसके नीचे मध्यांश जो मध्य मस्तिष्क है वो, फिर पोन्स, फिर मेडुला ओब्लांगेटा। इस तरह से हमने मस्तिष्क का कुछ चित्र पढ़ा था। और यहाँ पर हमारा पाया जाता है अनुमस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं पश्च मस्तिष्क। अब ये हमने पढ़ा। उसके बाद में ये हमारी जो शरीर की एमसीबी होती है, यानी सूचनाएं यहाँ पर आती हैं और यहाँ पर इसका एनालिसिस होता है और वापस से उन्हें भेजती है। तो ये हमारी शरीर की पूरी एमसीबी की तरह कार्य करती है। अगर ये ऑफ हो जाए तो हमारा शरीर भी ऑफ हो जाएगा। तो ये हमारी एमसीबी की तरह है। अब इसमें होता क्या है, यहाँ से नर्व्स आती रहती हैं, यानी वायर्स आते रहते हैं और यहाँ पर एमसीबी लगी हुई होती है, और यानी जो एनालिसिस करने वाला पार्ट है वो लगा हुआ होता है, और दूसरे जो नर्व हैं वो निकलते रहते हैं, यानी वायर जो हैं वो जाते रहते हैं। तो इनको हम एमसीबी की तरह मान सकते हैं। अब एमसीबी जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हमारा ब्रेन भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको कवर करने के लिए ढक्कन होता है। उसी तरह से ये जो मस्तिष्क होता है, हमारी ब्रेन, हमारा शरीर का जो एमसीबी है उसको भी सुरक्षित करने के लिए यहाँ पर एक ढक्कन होगा। ये किसका बना होगा? बोन का बना होगा, जैसा कि हमने पढ़ लिया है। मान लो ये हमने इसको, ब्रेन को, ये बोन से ढक दिया है। अब इन बोन्स का आप सभी को नाम पता है। आप अभी हमने स्कल का टॉपिक पढ़ा था पिछले वीडियो में, तो उसमें हमने पढ़ा था यहाँ पर कुछ इस तरह से, इस ये वाला जो पार्ट है रेड कलर में दर्शा रहा हूँ, ये हमने पढ़ा है ऑक्सीपिटल बोन है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो तीसरे चैप्टर का जो पहला पार्ट है वो जरूर देख लीजिए, क्योंकि उसमें हमने ह्यूमन स्कल करवाया है, जो मानव खोपड़ी है उसकी सारी हड्डियों के बारे में बता दिया है। तो ये हमने ऑक्सीपिटल बोन पढ़ी। उसके बाद में ऊपर हमारी दूसरे कलर से दर्शा लेते हैं, ऊपर हमारी पैराइटल बोन होती है। यहाँ पर ये हम मान लो ये हमारी पैराइटल बोन है, और आगे ही आगे होती है हमारी फ्रंटल बोन। तो ये सभी आप सभी को पता है कि ये बोन के नाम कैसे कैसे हैं, ऑक्सीपिटल बोन, पैराइटल बोन और फिर सामने फ्रंटल बोन। तो यहाँ पर ये मान लो बंदा कुछ इस तरह से देख रहा है, इसकी आंखें इधर की साइड है और ये कुछ ब्रेन का जो चित्र है वो कुछ इस तरह से है। अब ब्रेन यानी जो हमारी एमसीबी है उसको तो हमने कवरिंग से ढक दिया है बोन की, लेकिन यहाँ से जो वायर्स आती हैं और निकलती हैं, अब उनको निकलने के लिए कुछ स्थान चाहिए। तो जैसे मैं दूसरे कलर से दर्शा देता हूँ, यहाँ पर ये जो एमसीबी है इसके अंदर वायर आएंगी, यानी नर्व्स आएंगी और वापस बाहर जाएंगी, ये बाहर जाएंगी। तो यहाँ पर नर्व के आने और जाने, यानी जो वायरिंग आ रही है और जा रही है, उसको भी तो रास्ता चाहिए ब्रेन के अंदर, एमसीबी के अंदर घुसने का। तो यहाँ पर एक होल होता है, ये जो स्कल होती है, ह्यूमन स्कल, जिसमें ये बोन पड़ी है हमने, इन बोन में एक गड्ढा होता है बहुत बड़ा सारा, क्योंकि यहाँ से वायर आते और जाते हैं। तो ये जो बोन है इसके अंदर एक बड़ा सारा गड्ढा होगा। इस गड्ढे को हम क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नेनम, जिसे हम महारंध्र भी कहते हैं। तो ये फोरामेन तो है, ये किससे रिलेटेड है? ये होल से रिलेटेड है, फोरामेन। और फोरामेन का मतलब मान लो हम मान सकते हैं रंध्र। रंध्र भी हमें पता है होल से, छिद्र से रिलेटेड है। इसी तरह से रंध्र छिद्र से रिलेटेड है, उसी तरह से जो फोरामेन है वो होल से रिलेटेड है। तो नाम तो याद हो जाएगा आराम से। और ये बहुत बड़ा होल होता है, क्योंकि जो सारी वायर्स हैं, हमारे शरीर की जो सारी नर्व्स हैं वो इसी होल के द्वारा ब्रेन में जाती हैं, और इसी होल के द्वारा जो कमांड वाली नर्व हैं वो सारी बाहर आती है। तो आप समझ सकते हैं कितनी ज़्यादा नर्व होंगी। तो उन नर्व के लिए आने और जाने का रास्ता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये जो बोन होती है इसमें एक महारंध्र पाया जाता है, जिसके द्वारा जो नर्व्स हैं यानी हमारी वायरिंग है वो ब्रेन में जाती है और ब्रेन से वापस बाहर आती है। तो अभी तक जो पढ़ा है वो समझ में आया। अब ये जो वायरिंग होती है, ये जो वायरिंग है जो बाहर निकल रही है और अंदर जा रही है, ये हमें पता है आगे जाकर किसका निर्माण कर लेती है? यहाँ पर स्पाइनल कोड बना लेती है, मेरु रज्जु बना लेती है।
ये वायरिंग आपस में जाकर ये असेंडिंग ट्रैक्ट और डिसेंडिंग ट्रैक्ट है, यानी जो एक्सोन्स हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं लगाया है ब्रेन का तो पूरा उस वीडियो को देख लीजिए। शायद कौन सा चैप्टर था, शायद 26वां चैप्टर था, तो उसमें हमने सब ये पढ़ाया था ब्रेन के बारे में और ये स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो वो उसके 22 के बाद में देख लेना, आपको सारा समझ में आ जाएगा कि जो एक्सोन्स हैं वो मिलकर स्पाइनल कॉर्ड बना लेते हैं। अब ये जो एमसीबी है इसको तो कवर कर रखा है हमने, किससे, ये जो ढक्कन लगा हुआ है बोन का, बोनी स्ट्रक्चर जो है वो उसको कवर करके रखती है। लेकिन ये जो वायरिंग है ये भी इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट जितनी एमसीबी है, क्योंकि एमसीबी क्या करती है, हमारे यहाँ पर एनालिसिस का कार्य होता है, ब्रेन हमारे एनालिसिस का कार्य करता है। तो वहां पर तो उसको सुरक्षा दे दी गई है, बोन के द्वारा सुरक्षा दे दी, एक बोनी स्ट्रक्चर होती है उसके द्वारा उसको सुरक्षा दे दी गई है। लेकिन यहाँ पर जो स्पाइनल कोड है, मेरुदंड है, उसी को भी उतनी ही सुरक्षा प्रदान करनी है, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मान लो यहाँ से कोई कट गई तो यहाँ से जो करंट है वो आगे पास होगा ही नहीं। तो ये भी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनको भी सुरक्षा दी जाती है। अब सुरक्षा कैसे दी जाती है, यहाँ पर कुछ विशेष प्रकार की बोन्स होती है जो इनको सुरक्षा प्रदान करती है। तो जैसे आपने सुना होगा मेरुरज्जु या फिर मेरुदंड, जिसे हम रीढ़ की हड्डी कहते हैं। तो वो जो रीढ़ की हड्डी है वो इतनी बड़ी हड्डी नहीं होती है, वो छोटे छोटे जो कॉलम्स हैं, वर्टिबरीज हैं, अभी हम बात करेंगे वर्टिबरी, यानी कशेरुकियों से मिलकर बनी हुई होती है। जैसे यहाँ पर एक बोन पाई जाती है, अब इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, थोड़ा सा गैप आ गया, उसके बाद में एक और बोन पाई जाएगी। अब ये बोन आपको लगता कैसा है कि कैसी होगी, ये बोन होती है कुछ पोलो की तरह। जैसे आपने पोलो खाई हो तो उसमें बीच में खाली जगह होती है और ये कुछ इस तरह की होती है, इस तरह की होती है पोलो। इसी तरह की ये वर्टिबरीज होती हैं, ये जो मेरुदंड के छोटे छोटे पार्ट हैं जिन्हें हम वर्टिबल कॉलम कहते हैं। वर्टिबल कॉलम का छोटा से छोटा पार्ट कौन सा कहलाता है, वर्टिबरी कहलाता है। तो वर्टिबरी जो है वो कुछ इस तरह की होती है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की है, इसके अंदर से ये जो पार्ट है बीच में से, यहाँ से हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो निकल जाता है। तो अब तो समझ गए कि ये जो वर्टिबरीज हैं कैसे पाई जाती है। जो रीढ़ की हमारी हड्डी होती है वो एक हड्डी नहीं होती है, उसमें 26 हड्डियां होती हैं, ये सभी आपको पता है। और वो क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर से स्पाइनल नर्व जाती रहती है और वो उनको प्रोटेक्ट करने का काम करती है। प्रोटेक्ट कैसे करती है, बाहर तो सारी चारों तरफ हड्डी पाई जाती है और बीच में से जो स्पाइनल कॉर्ड है वो निकल जाती है। तो इस तरह से कुछ 26 हड्डियां होती है और मिलकर हमारी रीढ़ की हड्डी का निर्माण कर लेती हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक मैंने जो पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे जो एमसीबी है उसके पास वायरिंग आती है और जाती है। अब एमसीबी यानी जो ब्रेन है हमारे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सबसे कोमल पार्ट भी है, उसको सुरक्षा करने के लिए यहाँ पर बोनी स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये सब आपने स्कल में पढ़ लिया है कि कैसे कैसे पाई जाती है। उसके बाद में यहाँ से जो वायरिंग आती है और जाती है उसके लिए एक बड़ा सा होल होता है इस बोनी स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या कहते हैं, महारंध्र कहते हैं। अब महारंध्र से जो स्पाइनल कोड है या फिर जिसे हम मेरुदंड कहते हैं वो निकलता है और उसको प्रोटेक्शन देने के लिए, उसको सुरक्षा देने के लिए यहाँ पर कुछ छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं, बीच बीच में कुछ स्पेस भी होता है खाली। अब ये जो हड्डियां होती है इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं कशेरुकाएं यानी वर्टिबरी। तो ये आपको नाम से लग रहा होगा, वर्टिबल कॉलम है यानी मेरुदंड है, तो उसकी जो छोटी छोटी कोशिकाएं हैं वो क्या होंगी, वर्टिबरीज होंगी। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वर्टिबरीज। तो यहाँ पर हमने एक हड्डी का नाम लिखा है तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्टिबरी यानी कशेरुकाएं। ये जो वर्टिबल कॉलम है जिसे हम मेरुदंड कहते हैं उसको हम कशेरुक दंड भी कहते हैं। तो कशेरुक दंड यानी वर्टिबरी कॉलम। तो वर्टिबरी कॉलम को हमने क्या कहा, वर्टिबरी का, तो यानी जो कशेरुक दंड है उसका नाम क्या हो जाएगा, उसकी जो छोटी छोटी बोन है उनको हम क्या कहते हैं, कशेरुकाएं कहते हैं। यानी हमारी जो कशेरुक दंड है वो 26 कशेरुकाओं से मिलकर बनी होती है। अभी हम उनके भी पार्ट पढ़ेंगे कि जो कशेरुकाएं हैं उनको हम अलग अलग भागों में भी बांटेंगे। अभी तो हमारी वीडियो की शुरुआत है तो इसमें ये जान लीजिए कि हमारा जो कशेरुक दंड है वो कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। तो ये वाला टॉपिक आपके समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं अगले के टॉपिक पर, यानी हम कशेरुकाओं का जो प्रकार है उसके विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम ह्यूमन बना लेते हैं, उसमें हम पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है।
हमारी जो ये कशेरुक दंड होती है ये एकदम सिंपल इस तरह की नहीं होती है, बहुत ही स्टाइलिश होती है। अभी हम देखेंगे, जैसे यहाँ पर वैसा चित्र बना लेते हैं। अब इसमें कशेरुक दंड कैसे होती है, यहाँ से हमारी जो एमसीबी की वायरिंग है वो चालू होती है। यहाँ पर तो हमारा ब्रेन होता है, ये हमारा ब्रेन होता है। अब ये इस कवर होता है हमारा, और यहाँ से इसकी वायरिंग शुरू होती है। तो यहाँ से वायरिंग शुरू होती है, तो यहाँ ही से वर्टिब्री जो है वो शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर हम पहले कशेरुक दंड बना लेते हैं। ये कशेरुक दंड बिल्कुल सिंपल स्टाइल की नहीं होती है, कुछ स्टाइलिश होती है, घुमावदार होती है। अब इसमें आप देखिए कि कितने कर्व हैं। यहाँ पर एक कर्व यहाँ पर है, फिर वापस से नीचे गया, फिर वापस से ऊपर उठा और यहाँ से वापस से नीचे गया। तो हमारी जो कशेरुक दंड है वो काफ़ी स्टाइलिश होती है। कभी इस साइड कर्व होती है, कभी इस साइड कर्व होती है। तो जिधर की साइड कर्व होती है, जैसे कर्व होती है, वैसे ही हम उसका पार्ट चेंज कर देते हैं। जैसे यहाँ पर एक बार इस तरह से कर्व होती है, हमारी जो गर्दन होती है वहाँ पर एक बार इस तरह से कर्व होती है। उसके बाद में जैसे ही हमारे थोरेसिक चैम्बर में पहुँचती है, ये आप सभी को पता है, जो सीने वाला क्षेत्र होता है, छाती होती है, उसके पीछे की साइड जैसे ही पहुँचती है तो यहाँ पर पीछे की साइड कर्व होने लग जाती है। उसके बाद में वापस से जब कमर आती है तो ये थोड़ी सी वापस से अंदर की साइड घुसती है, और जब लास्ट में ये ख़त्म होती है तो ये थोड़ी सी बाहर निकल आती है। यानी बहुत ज़्यादा इधर उधर स्टाइलिश तरीके से होती है। अब इस तरह से इसका नाम भी चेंज कर सकते हैं हम। जैसे ये एक तो यहाँ पर हो गई कर्व, जैसे ये बंदा इधर की साइड देख रहा है तो यहाँ पर एक कर्व हो गई ऊपर उठी हुई, ये नीचे की साइड हो गई, तो अभी हम दूसरे कलर से दर्शा देंगे, और ये हो गई हमारी ऊपर की साइड। और नीचे की साइड अगर बात करें तो ये हो गई हमारी नीचे की साइड, और ये हो गई हमारी नीचे की साइड। तो इस तरह से हम इसको दो भागों में बांट सकते हैं। एक तो जो उभार की हुई है, जिधर आंख कर रखा है, जैसे इधर आंख कर रखा है, तो इधर से यदि हम देखेंगे तो ये हमें कैसा लगेगा, जो उत्तल दर्पण होता है, उत्तल होता है आगे से उठा हुआ, उस तरह का लगेगा। तो इन दोनों कर्व को हम क्या कर देते हैं, इन दोनों कर्व को हम कह देते हैं कॉन्वेक्स कर्व। यानी कॉन्वेक्स का मतलब उत्तल और कर्व का मतलब घुमाव। तो यहाँ पर उत्तल जैसे होता है उसी तरह से यहाँ पर घुमाव होता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स कर्व कहते हैं। और ये है वो नीचे की साइड जाया हुआ है। तो नीचे की साइड हम जब कोई भी दर्पण होता है उसको देखते हैं, जो नीचे की साइड जाया होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण कहते हैं जो अंदर की साइड जाया होता है। तो यहाँ पर ये जो सरफेस है ये भी अंदर की साइड जा रहा है, तो इन दोनों सरफेस को हम क्या कह देते हैं, इन दोनों सरफेस को हम कहते हैं कॉनकेव कर्व। यानी कॉनकेव मतलब अवतल और कर्व मतलब घुमाव। तो यहाँ पर अवतल की जैसे घुमाव है और ये उत्तल के जैसे घुमाव है। तो जो कशेरुक दंड होता है उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं, कॉन्वेक्स कर्व और कॉनकेव कर्व। अब इन चारों को अलग अलग भागों में बांट सकते हैं, एक ऊपर, फिर नीचे, सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। तो यहाँ पर जो गर्दन की तरफ ये जो कॉनकेव कर्व होता है, कॉन्वेक्स कर्व होता है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्रीवा। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, ग्रीवा कहते हैं। उसके बाद में नीचे जैसे आता है, तो जैसे यहाँ पर ये वाला जो कर्व है, ये नीचे वाला, ये वाला जो कर्व है यहाँ पर ये वाला, तो इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, इस क्षेत्र को आपको पता है, इसको हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। यहाँ पर जो कैविटी पाई जाती है उसको थोरेसिक कैविटी कहते हैं। यानी ये क्षेत्र कौन सा हो गया, थोरेसिक हो गया। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं थोरेसिक, यानी वक्षीय भाग हो गया ये वाला। उसके बाद भी जब नीचे चलते हैं तो कमर की साइड थोड़ा अंदर की साइड होता है। यहाँ पर ये जो अंदर की साइड है इसको हम क्या कहते हैं, लंबर क्षेत्र कहते हैं। अब ये नाम तो आसानी से याद हो जाएंगे। ग्रीवा तो आप सभी को पता है, जो ग्रीवा होती है गर्दन, उसी को हम ग्रीवा कहते हैं। तो गर्दन की तरफ ये जो क्षेत्र है उसको हम कहेंगे ग्रीवा। उसके बाद में नीचे जो वक्ष भाग का क्षेत्र है वक्षीय, उसको हम वक्षीय कह देते हैं। अब कमर का जो क्षेत्र है उसको हम लंबर कहते हैं। इसको याद कैसे कर सकते हैं, यदि हम कमर सीधी कर ले तो हमारी लंबाई बढ़ जाती है, तो यहाँ पर कमर से हम याद रख सकते हैं लंबर, ठीक है। उसके बाद में उसके नीचे यहाँ पर जब ये टैल वाली जो आती है, यहाँ पर लास्ट में एक टैल वाली और कशेरुक पाई जाती है, तो यहाँ पर ये थोड़ी उठ जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सैक्रम।
तो ये सारे नाम आपको याद कर लेने हैं। ग्रीवा बहुत आसान है। वक्ष के ऊपर जो वक्ष वाला जो छाती की जो क्षेत्र होता है, आगे यहाँ पर छाती है तो पीछे वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, वक्षीय क्षेत्र हो गया। उसके बाद में कमर वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, लंबर। और कमर के नीचे जो थोड़ा सा उठा हुआ होता है, जो कशेरुक दंड या फिर हम इसे रीढ़ की हड्डी कहते हैं, तो वो जो उठा हुआ होता है उसको हम क्या कहते हैं, सैक्रम। तो सैक्रम को हम कैसे याद रख सकते हैं, जो श्रोणी वाला भाग होता है उसको हम सैक्रिम कहते हैं, तो उससे हम याद रख सकते हैं सैक्रम। तो यहाँ पर सैक्रम, ये जो उठा हुआ वाला भाग होता है उसको सैक्रम कहते हैं। और लास्ट में एक और कशेरुक पाई जाती है जो किसका रूपांतरण होती है, हमारी जो पहले हमारे जो पूर्वज हैं वो बंदर के रूप में थे, तो उनके अंदर पूंछ पाई जाती थी और वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है, हमको पता है लुप्त होती हुई अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। तो वो जो है उसका एक छोटा सा पार्ट अभी भी शेष रह गया है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम अनुत्रिक कहते हैं। तो ये सारे नाम आपको याद हो जाएंगे, ग्रीवा, वक्षीय, लंबर, सैक्रम और अनुत्रिक। अब जैसे जैसे हमने क्षेत्र के नाम याद किए वैसे वैसे यहाँ पर जो वर्टिब्रेज पाई जाती है, कशेरुकाएं पाई जाती हैं, उनका नाम भी याद हो जाएगा। जैसे ग्रीवा वाले क्षेत्र में जितनी भी कशेरुकाएं पाई जाएंगी उनको हम कहते हैं ग्रीवा कशेरुका। उसके बाद में वक्षीय क्षेत्र में जितनी भी पाई जाएंगी उनको हम कहते हैं वक्षीय कशेरुका। लंबर क्षेत्र में जितनी भी पाई जाएंगी उनको हम कहते हैं लंबर कशेरुका। सैक्रम में जितनी पाई जाती हैं सैक्रम, उनको हम कहते हैं सैक्रम कशेरुका। उसके बाद में लास्ट में ये जो पुच्छ वाली होती है इसको हम क्या कहते हैं, अनुत्रिक कशेरुका। तो ये याद हो गया कि हमारा जो कशेरुक दंड है वो कितने भागों में बटा हुआ होता है और उनके सभी के नाम याद हो गए। अब ये जान लेते हैं कि किस किस क्षेत्र में यानी कौन से भाग में कितनी कशेरुकाएं पाई जाती है, तभी तो ये टॉपिक हमारे अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए जान लेते हैं। ग्रीवा जो होता है, ग्रीवा क्षेत्र जो गर्दन का क्षेत्र होता है, उसमें कुल 7 कशेरुकाएं पाई जाती है। यहाँ पर 7 कशेरुकाएं पाई जाती है। ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या 7 होती है। उसमें कई बार ये पूछ लिया जाता है, ये जो हमारा बोर्ड एग्जाम है उसमें तो नहीं पूछा जाता है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, जो बड़े एग्जाम, बड़े लेवल पर एग्जाम होते हैं, उनमें पूछ लिया जाता है कि सबसे जो कशेरुक दंड होता है उसकी सबसे पहली कशेरुका को क्या कहा जाता है। तो उसका नाम भी आपको याद रखना है, एटलस। उसके बाद में अगला चलते हैं वक्षीय पर, यानी जो हमारा छाती का भाग होता है वो थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, जैसे कई बार कहते हैं छाती हमारी 56 इंच की है, तो 56 इंच की है तो बहुत बड़ी हो गई, तो वक्षीय जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा होगा, तो उसमें कशेरुकाओं की संख्या भी ज़्यादा होगी। जैसे आप महसूस कर सकते हैं, यदि आपके सामने कोई भाई बहन बैठा है तो उसमें आप देख सकते हैं कि जो रीढ़ की हड्डी होती है यहाँ से थोड़ी घुमावदार होती है, उसके बाद में यहाँ से उठती है, उसके बाद में नीचे जाकर सीधे कमर के पास झुकती है, तो वो जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र है तो उसमें सबसे ज़्यादा कशेरुकाएं पाई जाएंगी। उसमें कशेरुकाओं की संख्या कितनी होगी, 12 कशेरुकाएं होंगी। उसके बाद में लंबर की अगर चलते हैं, लंबर कमर की अगर यहाँ पर बात करते हैं, नीचे की साइड जो जाती है उसमें केवल 5 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। तो इनमें पहला याद हो जाएगा, ग्रीवा जो है उसमें 7 कशेरुकाएं पाई जाती है। वक्षीय में 12 क्यों पाई जाती है, क्योंकि हमारा जो वक्षीय भाग है उसमें पसलियां पाई जाती हैं, ये कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ पसलियाँ पाई जाती हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी होती है, यानी 12 एक साइड और 12 दूसरी साइड। तो 12 और 12 जो कशेरुकाएं हैं, सॉरी पसलियाँ हैं, उनको पीछे से जोड़ा जाता है, इसके द्वारा जो वक्षीय क्षेत्र की जो कशेरुकाएं होती हैं उनके द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। तो 12 जोड़ी पसलियाँ हैं तो 12 ही ये पाई जाती है, तो ये वक्षीय भाग की 12 हो गई। उसके बाद में यदि हमें लंबर का निकालना है तो इन दोनों में से माइनस कर देंगे, 12 - 7 तो निकल गई 5। तो यहाँ पर हमारी कशेरुकाओं की संख्या कितनी हो गई, 12 और 12 कितनी हो गई, 24। उसके बाद में बची 2, तो 2 कहाँ कहाँ पर पाई जाती हैं, एक तो हमारी होती है सैक्रम और एक होती है अनुत्रिक। तो काफी आसान था कशेरुकाओं का याद करना। 7 एटलस, इसमें 7 कशेरुका, 7 ग्रीवा कशेरुका, जिसमें से पहली अगर हम बात करें तो पहली होगी एटलस, क्योंकि जो एटलस साइकिल होती है वो ज़्यादा चलती है, इंडिया में फर्स्ट नंबर पर है, तो हम कह सकते हैं। वैसे इंडिया में फर्स्ट नंबर पर होंगी या नहीं होंगी ये मुझको पता नहीं है, लेकिन हम याद रख सकते हैं कि एटलस जो होती है वो पहले नंबर की साइकिल है, सबसे बढ़िया चलती है, तो ये एटलस को हम
फर्स्ट नंबर पर रख देते हैं। तो फर्स्ट नंबर की जो कशेरुका होती है उसको हम कहते हैं एटलस कशेरुका। उसके बाद में ग्रीवा कशेरुकाएं चालू हो जाती है। तो एक तो गई एटलस, उसके बाद में 6 ग्रीवा कशेरुकाएं और होती है, यानी टोटल 7 ग्रीवा कशेरुकाएं होती है। अब चलते हैं वक्षीय भाग में, जो छाती का भाग पाया जाता है उसमें टोटल 12 कशेरुकाएं पाई जाती है। 12 कशेरुकाएं क्यों पाई जाती है? क्योंकि वहां पर 12 जोड़ी जो पसलियां हैं वो पाई जाती है, तो उनको पीछे से जोड़ा जाता है कशेरुकाओं के द्वारा। तो 12 ही वक्षीय कशेरुकाएं होंगी। उसके बाद में नीचे कमर का क्षेत्र क्या कहलाता है? लंबर कहलाता है। वहां पर 5 कशेरुकाएं पाई जाती हैं। टोटल हो गई हमारी 24, तो ये आपको याद हो गई। उसके बाद में बची 2, और यहाँ पर 2 ही क्षेत्र हैं, तो दोनों में एक एक रख देंगे। सैक्रम में 1 और अनुत्तरिक 1। तो इस तरह से हमारी जो पूरी ग्रीवा कशेरुका जो पूरी कशेरुका होती है उसमें टोटल कितनी हो गई? 26 कशेरुकाएं हो गई हैं। तो अब ये जो कर्व पाए जाते हैं कॉन्वेक्स और कॉनकेव, इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वैसे हमारा जो कशेरुकाओं का टॉपिक है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत और बात कर लेते हैं। तो जैसे हम छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं, तो हमारी जो ग्रीवा, ये जो कशेरुक दंड है, ये कुछ इस तरह की नहीं होती है, काफ़ी स्टाइलिश तरीके की नहीं होती है। ये बहुत ही सीधी सादी होती है। जैसे चित्र तो अच्छा नहीं बना, लेकिन मान सकते हैं हम ये छोटे बच्चा है। अब ये जो छोटा बच्चा है, इसमें जो कशेरुक दंड पाया जाएगा पीछे, वो बिल्कुल इस तरह का होगा, बिल्कुल कर्व शेप का होगा। जैसे आपने देखा होगा कि छोटा बच्चा जब सोता है, बिल्कुल छोटा होता है, तो वो कुछ इस तरह का ही सोता है, बिल्कुल सीधा होकर आपकी तरह नहीं सोता है, वो कुछ इस तरह की सोता है। क्योंकि उसमें जो कशेरुक दंड है उसमें अभी कुछ चेंजेस होने बाकी है, तो वो कुछ इस तरह के ही होता है। तो यहाँ पर जब 2-3 महीने का होता है तो वो अपनी नाड़ उठाना शुरू कर देता है, अपना जो गर्दन है वो उठानी शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जब वो ऊपर उठाने की कोशिश करेगा तो यहाँ पर इसकी जो हड्डियाँ होती हैं, कहते हैं छोटे बच्चे, कहते हैं क्या है होती है, छोटे बच्चे की जो हड्डियाँ होती है वो काफ़ी कोमल होती हैं। तो जब ये गर्दन उठाने लगता है ऊपर, तो यहाँ पर इसकी जो कशेरुक दंड है इसमें कुछ परिवर्तन आने लगता है। यहाँ पर प्रेशर बनता है, जैसे आप समझ सकते हैं, यहाँ से ऊपर उठाएगा तो यहाँ पर प्रेशर बनेगा और ये कुछ इस तरह से बैंड होने लग जाएगी। तो आपने देखा होगा जब 1-2 महीने का बच्चा होता है तो उसमें वो गर्दन उठाने की कोशिश करता है, तो वो जैसे ही गर्दन उठाने की कोशिश करता है उस तरह से उसका जो कशेरुक दंड है उसमें थोड़े थोड़े चेंजेस आने लग जाते हैं। और यहाँ से पहला जो कर्व है, जो ग्रीवा कशेरुकाओं का कर्व है, वो बन जाता है। उसके बाद में जब वो 10-11 महीने का होता है तो वो थोड़ा थोड़ा चलने फिरने लग जाता है, वैसे चलने लग जाता है। तो यहाँ पर उसके प्रेशर बनता है। ये जो कमर की जो क्षेत्र है, लंबर क्षेत्र है, यहाँ पर उसके प्रेशर बनता है और यहाँ से भी उसकी जो कशेरुक दंड है वो थोड़ी थोड़ी कर्व होने लग जाती है। तो ये 2 कर्व यहाँ पर हो जाती हैं, पहला तो ग्रीवा कशेरुका कर्व और उसके बाद में लंबर क्षेत्र का कर्व। और ये तो है ही हमारी थोरेसिक कर्व, तो पहले से ही ऐसी है, और ये सैक्रम भी हमारी ऐसी है, तो ये तो पहले से ही है और ये दोनों निर्मित हो जाती है। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कशेरुकाओं की संख्या ज़्यादा होती है। जो रीढ़ की हड्डी में जो कशेरुकाएं पाई जाती हैं वो हमें तो 26 पाई जाती हैं, लेकिन उनमें संख्या ज़्यादा होती है। ज़्यादा कौन सी होती है ये भी जान लेते हैं। ग्रीवा जो होती है उनमें 7 ही होती है, वक्षीय भी, उनमें भी पसलियाँ 12 ही होती हैं, तो उनमें जो वक्षीय क्षेत्र की जो कशेरुकाएं हैं वो भी 12 होंगी। उसके बाद में लंबर क्षेत्र में भी उनके 5 ही होती है। तो यहाँ तक ये जो 24 होती हैं इनमें तो बिल्कुल हमारी सेम होती है, उसमें भी 7, हमें भी 7, उसमें भी 12 वक्षीय, हमें भी 12 वक्षीय, हमें भी 5 लंबर और उसमें भी 5 नंबर। लेकिन चेंजेस आता है सैक्रम और अनुत्तरिक में। हमें तो सैक्रम 1 पाई जाती है, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सैक्रम की संख्या 5 होती है, और जो अनुत्तरिक कोशिकाएं कशेरुकाएं पाई जाती है उनकी संख्या 4 होती है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो यहाँ पर कितनी ज़्यादा हो गई? 4 तो इसमें और 3 इसमें, तो इस तरह से 7 कशेरुकाएं ज़्यादा हो गई। हमें 26 पाई जाती है, उनमें 33 पाई जाती है। अब उनमें जो 5 सैक्रम कशेरुकाएं पाई जाती हैं वो जब धीरे धीरे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वो आपस में जुड़ती जाती हैं। तो एक बात आपको और बता दें, यहाँ पर जो सैक्रम होती है, ये हम हमारे अंदर बात कर रहे हैं, जो हमारे अंदर 26 कशेरुकाएं पाई जाती हैं उनके अंदर बात कर रहे हैं। जो सैक्रम है वो थोड़ी आकार में बड़ी होती है और पान के पत्ते की जैसी दिखाई देती है।
ये आपको याद रखना है, ये छोटी नहीं होती है, और बाकी तो पोलो जैसी होती है, छोटी छोटी बिल्कुल। और यहाँ पर जो सैक्रम है वो सबसे बड़ी कशेरुका है, वो 5 कशेरुकाओं से आपस मिलकर बनी होती है। इनमें अलग अलग होती है और धीरे धीरे जैसे बड़े होते हैं तो वो पान का पत्ता के आकार का ग्रहण कर लेती है और सबसे बड़ी कशेरुका बना लेती है। तो यहाँ पर सैक्रम जो है वो एक हो जाती है। उसी तरह से जो पुच्छ कोशिकाएं हैं वो सारी, जो पुच्छ कशेरुकाएं हैं वो सारी चारों चारों आपस में मिल जाती है और एक अनुत्तरिक यानी एक पुच्छ कशेरुका का निर्माण कर लेती है। तो यहाँ पर हमारा जो कशेरुक दंड का टॉपिक है, हमारे आज के 2 टॉपिक हैं, कशेरुक दंड या जैसे हम मेरुदंड कहते हैं वो, और दूसरा है पसलियाँ। पसलियाँ के बारे में भी जानेंगे। पहला जो टॉपिक है वो हमारा कंप्लीट हो गया है। तो ये देखिए आपका सभी समझ में आ गया है या नहीं। तो अगर आपको हमारे जो हम पढ़ाते हैं उनके नोट्स चाहिए तो आप पीडीएफ में चेक कर सकते हैं। अभी जो लेटेस्ट पार्ट डल रहे हैं उनके लिंक कुछ दिनों में डल जाएंगे। बाकी के जो पीछे के पार्ट हैं, पीछे के सारे जो लेसन्स हैं, उनके सभी के आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो वहां से आप लिंक पर जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके पास क्रोम में खुल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड करके अपने फ़ोन में लगा सकते हो और फिर लैपटॉप या फ़ोन से अपने नोट्स उतार सकते हो। तो चलिए, ये जो मेरुदंड का टॉपिक है ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगला टॉपिक हम चालू कर देते हैं। अगला टॉपिक है पसलियां यानी रिब्स। अब रिब्स तो आपको पता ही होगा, जैसे अगर आपने अपने लैब में कंकाल देखा हो या फिर कहीं भी फोन वगैरह में देखा हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो कंकाल है वो कुछ राउंडेड शेप का होता है। उसमें बीच में कुछ छोटी छोटी राउंडेड हड्डियां पाई जाती है जो पीछे से तो रीढ़ की हड्डी से जुड़ी हुई होती है और आगे एक और छोटी सी हड्डी होती है उससे जुड़ी हुई होती है। तो उनको हम क्या कहते हैं? पसलियां कहते हैं यानी रिब्स कहते हैं। वो करती क्या है? वो जैसे हमने लंग्स का टॉपिक पढ़ा तो उसमें हमने पढ़ा कि जो लंग्स है उसमें जब हमने अनुप्रस्थ काट देखी थी, जैसे यहाँ पर हमने अनुप्रस्थ काट देखी थी तो इसमें रिब्स देखी थी। यहाँ पर आगे यहाँ पर एक छोटी सी हड्डी थी और पीछे कशेरुक दंड थी और यहाँ पर हमारे जो लंग्स हैं वो रखे हुए थे। तो यहाँ पर हमारे जो पसलियाँ हैं, ये वाली जो पसलियाँ हैं ये एक तो लंग्स की सुरक्षा करती है, उसके साथ जो हृदय है उसकी सुरक्षा, और हृदय के साथ जो महाधमनी वगैरह जो महाशिरा निकलती हैं उनकी भी सुरक्षा करती है। और उसके साथ ही हम लास्ट में पढ़ेंगे कि जो 2 रिब्स हैं लास्ट की वो आगे जाकर इस हड्डी से नहीं जुड़ती हैं, पीछे केवल जो कशेरुक दंड है वहीं पर लटकी हुई होती हैं। वो क्या करती है? वो हमारे किडनी का, जो किडनी की सुरक्षा है उसका काम करती है। अभी उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले चलिए शुरू कर लेते हैं हमारा रिब्स का टॉपिक। तो रिब्स, अभी हमने बात की रिब्स पीछे से तो कशेरुका, जैसे हम यहाँ पर कशेरुका बना लेते हैं और इसके बीच में यहाँ पर आप सभी को पता है स्पाइनल कोड पाया जाता है। अब यहाँ से ये कुछ राउंडेड शेप की हड्डियाँ निकलती है और आगे जाकर एक छोटी सी हड्डी से जुड़ती हैं। इस हड्डी, ये हड्डी है इसके साथ जुड़ते हैं। ये हड्डी कुछ चाकू की शेप की दिखती है और यहाँ पर इसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये जो हड्डी है राउंडेड शेप की हड्डी है, इसको हम कहते हैं रिब यानी पसली। तो पसली आपको याद रखना है, पीछे से तो कशेरुक दंड से जुड़ी होती है और पीछे इसके 2 मुंह पाए जाते हैं। जैसे ये हमारी कशेरुक दंड हो गई और ये जो रिब्स हैं ये हो गई। अब ये जो रिब्स हैं इनके आगे 2 मुंह पाए जाते हैं और ये दोनों इससे जुड़े हुए होते हैं। तो यहाँ पर इसको हम एक टर्म दे देते हैं, एक शब्द दे देते हैं इसको बाइकेफ्लाई। तो स्पेलिंग में थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना। इसका मतलब क्या होता है? बाई का मतलब 2 और कैफ्लाई का मतलब मुंह। तो ये जो रिब्स होती है इसके 2 मुंह होते हैं, बाई क्वालिफाई होती है और ये पीछे जाकर कशेरुक दंड से जुड़ी होती है। तो नीट में कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि जो रिब्स होती है उसमें जो बाई फेलाइक होता है उसका मतलब क्या होता है। तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे कि 2 मुंह जो स्टेर्नम के साथ जुड़े होते हैं। तो यहाँ पर ये जो आगे जुड़ी होती है इसको हम क्या कहते हैं? इसका नाम भी अभी जान लो, इसको हम कहते हैं स्टर्नम। तो इसका नाम भी आपको पता होना चाहिए, स्टर्नम है, ये जो चाकू की शेप की है। तो उसमें ऑप्शन दिए होंगे कि जो पसली होती है उनके 2 मुंह रिब्स की ओर पाए जाते हैं, 2 मुंह रिब्स के साथ जुड़े होते हैं। दूसरा ऑप्शन दिया रहेगा सही वाला, जो 2 मुंह होते हैं रिब्स के वो कशेरुक दंड के साथ जुड़ी हुई होती हैं। एक ऑप्शन ये दिया रहेगा। तीसरा ऑप्शन ये दिया रख सकता है कि पसलियों की संख्या हमेशा 2 होती है यानी पेयर्स में होती है, इसलिए इसको बाइक्लॉक कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन हो सकता है। इसमें आपको कंफ्यूज करेगा कि वो 2 नाम देगा बार बार में कि 2 मुंह यहाँ पर पाए जाते हैं, 2 मुंह इससे जुड़े होते हैं, 2 मुंह इससे जुड़े होते हैं, या फिर पसलियाँ जो होती हैं वो हमेशा
पेयर्स में पाई जाती हैं, दो में पाई जाती हैं। तो इसमें आपको सही कौन सा करना है, बाइफेलाइक का मतलब जो रिब्स है, पसलियां हैं, उनके जो दो मुंह हैं वो कशेरुक दंड से जुड़ी हुई होती हैं। पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है उसकी जो वर्टिब्रीज होती है उनके साथ जुड़ा होता है। आगे जो स्टर्नम होता है उसके साथ जुड़ने पर यहाँ पर एक, जैसे अलग कलर से यूज कर लेते हैं, यहाँ पर एक कार्टिलेज पाया जाता है और यहाँ पर कार्टिलेज के द्वारा जुड़ी हुई होती हैं। जैसे आपने कभी फ़ोन में देखा हो तो आप देखना है फ़ोन में, जब ये वीडियो बंद कर दो तो उसके बाद में देखना रिब्स 3D स्ट्रक्चर या फिर 3D एनिमेशन। तो उसमें आप देखोगे कि यहाँ पर जो भी आपको दिखाएगा उसमें पसलियाँ जो होती हैं वो अलग कलर की होंगी और जहाँ से ये स्टर्नम के साथ जुड़ी हुई होती हैं वहाँ से वो अलग कलर की होती है। यहाँ पर कुछ वाइट वाइट कलर का अलग से दिखाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं, उपास्थि जिसे हम कहते हैं। तो कार्टिलेज है। और ये कार्टिलेज कौन सा होता है, जैसे भी जहाँ पर भी हमें रिब्स की बात आती है तो वहाँ पर हम कोस्टल लगा देते हैं। जैसे हमने पढ़ा जो सांस लेने में मदद करती है, रिब्स के ऊपर मांसपेशी पाई जाती है, उनको हमने क्या कहा, इंटरकोस्टल मसल। तो उसमें भी कोस्टल शब्द आया, इंटर कोस्टल मसल। तो उसमें भी कोस्टल आया। जो कोस्टल शब्द होता है वो हमेशा रिब्स से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर जो कार्टिलेज है वो भी रिब्स से रिलेटेड है। तो इसको हम क्या कह देते हैं, कोस्टल कार्टिलेज कह देते हैं। तो चलिए, कार्टिलेज की बात आ ही गई है तो कार्टिलेज के बारे में भी बता देते हैं। कई बार बार में शब्द आता है कार्टिलेज, कोस्टल कार्टिलेज। यहाँ पर ये जो कोस्टल कार्टिलेज है ये हाइलाइन का पाया जाता है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, कभी कोई ऐसा कार्टिलेज आता है, कभी कोई ऐसा कार्टिलेज आता है। तो चलिए आज बता ही देते हैं, शब्द आ गया तो कार्टिलेज। वैसे भी हमें इसके बारे में पढ़ना है क्योंकि हमारा जो कंकाल तंत्र है वो हड्डियों से और बोन से और कार्टिलेज से बना होता है, यानी हड्डियों से और उपास्थि से मिलकर बना होता है। तो इसके बारे में हमको पढ़ना तो है ही। तो अभी बात कर लेते हैं। तो कार्टिलेज जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। येलो इलास्टिक कार्टिलेज, हमने ये येलो इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पर पढ़ा, अगर आपको याद हो तो हमने जो ज्ञानेंद्रिय का टॉपिक पढ़ा था उसमें जो ईयर का टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा कि जो हमारा पिन्ना होता है और हमारी जो नोज की टिप होती है वो किससे मिलकर बनी होती है, येलो इलास्टिक कार्टिलेज। तो उसमें हमने पढ़ा येलो इलास्टिक कार्टिलेज। तो ये आपको पता लग गया होगा येलो इलास्टिक कार्टिलेज कहाँ पर आता है और उसका काम क्या होता है। ये लचीला होता है और जो स्ट्रक्चर उसे देनी होती है वो देख कर रखता है। तो यानी ये जो येलो इलास्टिक कार्टिलेज है ये स्ट्रक्चर भी उसको प्रॉपर दे के रखता है और उसके साथ ही सुरक्षा का काम भी करता है। अगला है हाइलाइन। तो हाइलाइन जो कार्टिलेज होता है उसमें क्या होते हैं, इसमें जो स्ट्रक्चर है, जैसे कोई भी कार्टिलेज होता है यहाँ पर हाइलाइन वैसे तो वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का किससे बनाए, जैसे हाइलाइन जो है वो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर ये वाइट कलर का है। वाइट कलर का कैसे दर्शाएं वाइट पेज पे, तो ये मान लो ये वाइट कलर का है, इसके अंदर जो है वो फाइबर्स नहीं होते हैं। जो भी कार्टिलेज होते हैं उनके अंदर रेशे टाइप के होते हैं और उसी के कारण वो कार्टिलेज कहलाता है। तो हाइलाइन है उसमें बहुत सूक्ष्म कार्टिलेज होते हैं, सूक्ष्म जो फाइबर्स होते हैं, रेशे होते हैं वो होते हैं। जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो भी कई बार ही दिखाई देते हैं, कई बार नहीं दिखाई देते हैं। तो उसमें हाइलाइन कार्टिलेज में क्या होता है, उसमें फाइबर रेशे नहीं पाए जाते हैं, इस कारण वो सबसे कमज़ोर होता है, वीकेस्ट होता है। अगर ये पूछा जाए कार्टिलेज में सबसे वीकेस्ट कार्टिलेज कौन सा है तो वो आएगा हाइलाइन। उसके बाद में तीसरा और हमारा जो लास्ट है वो है वाइट फाइबर कार्टिलेज। तो ये नाम से पता चल रहा है वाइट कलर का होता है और इसमें फाइबर्स यानी रेशे उपस्थित होते हैं। तो रेशे उपस्थित होंगे तो ये जो कार्टिलेज है ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज होगा। तो ये भी आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज और वीकेस्ट कार्टिलेज। और येलो इलास्टिक कार्टिलेज ना स्ट्रॉन्गेस्ट ना वीकेस्ट, बिल्कुल बीच का सा होता है। आपने पढ़ लिया येलो इलास्टिक कार्टिलेज, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ईयर वाला टॉपिक देखिए, उसमें हमने बताया है येलो इलास्टिक कार्टिलेज क्या क्या काम करता है और कहाँ पर पाया जाता है। तो ये जो रिब्स होती है, हमारा टॉपिक चल रहा था रिब्स के बारे में, तो जो रिब्स होती है जो कोस्टल कार्टिलेज यानी हाइलाइन से जुड़ी होती हैं, तो यानी ये जो रिब्स हैं ये कमज़ोर कार्टिलेज से जुड़ी हुई होती हैं। अब ये भी आपको पता होना चाहिए कि कमज़ोर से क्यों जुड़ी हुई होती है। मान लो आप सांस ज़्यादा ले लेते हो, एक बार लेकर देखिए, तो उसमें क्या होता है, जो लंग्स का आकार है वो ज़्यादा हो जाता है, तो जो रिब्स हैं वो भी थोड़ी थोड़ी फैलने लग जाती है। इतनी ज़्यादा नहीं फैलती है, थोड़ी थोड़ी फैलती है और
बिल्कुल थोड़ी थोड़ी फैलती है, उसके कारण ही हमारा जो कोस्टल कार्टिलेज है वो पाया जाता है। अगर यहाँ पर वाइट फाइब्रस कार्टिलेज पाया जाता है तो ये फैलती नहीं है और बहुत कम फैलती, तो यहाँ पर जो कोस्टल कार्टिलेज है यानी हाइलिन है वो पाया जाता है। अब ये जो एक रिब्स है, इसी तरह से इसकी जो दूसरी रिब है वो भी पाई जाएगी। यहाँ पर बिल्कुल पेयर में होती है, यहाँ पर एक रिब पाई जाती है इसकी कशेरुका के ऊपर, तो दूसरी रिब्स भी इसी पर पाई जाती है और ये बिल्कुल आमने सामने आकर जुड़ती हैं। तो यहाँ पर दूसरी हो गई और दूसरी यहाँ से निकलेगी और ये कुछ आगे जाकर मिल जाती है। तो इस तरह से बहुत सारी रिब्स होती है, लगभग 12 जोड़ी, लगभग क्या 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती है हमारे शरीर में। इसमें से जो 7 रिब्स होती हैं वो तो ट्रू रिब्स होती हैं। अब ये ट्रू रिब्स और फॉल्स रिब्स, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं ये हमारा स्टर्नम है, यानी आगे का जो पॉइंट है जिससे रिब्स जुड़ी हुई होती हैं। तो आपको अभी तक जो समझाया वो समझ में आ रहा होगा, तो कमेंट करके ज़रूर लिखें कि आपको समझ में आया या नहीं। तो हम अगले वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे, दोबारा से रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो लिखिएगा ज़रूर कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो हर वीडियो में फीडबैक ज़रूर दीजिए। तो यहाँ पर ये स्टर्नम पाया जाता है, मान लीजिए स्टर्नम है, उसके बाद में यहाँ पर रिब्स जो है वो जुड़ी हुई होती है। तो पहली जो रिब्स होती है वो तो किसके साथ जुड़ी हुई होती है, जो स्टर्नम का ऊपर वाला पार्ट है उससे जुड़ी हुई होती है। अब इसके बारे में जानेंगे, तो ये ऊपर वाले से जुड़ी हुई होती है। इसी के साथ यहाँ पर जो कैनिकल बोन पाई जाती है, जो हमने पढ़ लिया है कॉलर की उस साइड में, बिल्कुल ये जो ऊपर रखी हुई, आप हाथ लगा कर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल ऊपर से रखी हुई इस तरह की बोन पाई जाती है। इसको हम क्या कहते हैं, इस बोन को हम कैल्विकल बोन कहते हैं। तो जो कैल्विकल बोन है वो आगे जाकर स्टर्नम से जुड़ी हुई होती है और पहली जो रिब है वो भी इसके साथ जुड़ी हुई होती है। उसके बाद में दूसरी रिब्स भी आगे जाकर जुड़ी हुई होती है, तीसरी रिब जुड़ी हुई होती है, चौथी रिब जुड़ी हुई होती है। इसी तरह से 7 रिब्स हैं वो जुड़ी हुई होती है, यानी 7 रिब्स हैं वो पीछे से, तो कहाँ से जुड़ी हुई होती है, पीछे से जाकर ये कशेरुकाओं के पास जुड़ी हुई होती है, पीछे से जाकर, और आगे जाकर सीधे स्टर्नम के साथ जुड़ी होती हैं कोस्टल कार्टिलेज, यानी जो हाइलाइन कार्टिलेज होता है उसके साथ जुड़ी हुई होती हैं। तो ये जो रिब्स होती है इनको हम कहते हैं ट्रू रिब्स, यानी ऐसी रिब्स जो पीछे तो किसके साथ जुड़ी हुई हो, कशेरुकदंड से, और आगे स्टर्नम से, तो उसको हम कहते हैं ट्रू रिब्स। उसके बाद में इनकी संख्या कितनी होती है, 7 होती है। उसके बाद में जो कशेरुका पाई जाती है वो स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ती है, जैसे यहाँ पर 7 तो हो गई। उसके बाद में 8वीं, 9वीं और जो 10वीं रिब पाई जाती है, 8वीं, 9वीं और जो 10वीं रिब है वो इनके साथ नहीं जुड़ी हुई होती है, स्टर्नम के साथ नहीं जुड़ी हुई होती है। लास्ट की जो 7वीं रिब होती है उसी के साथ जुड़ी हुई होती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन तीनों को हम कहते हैं फॉल्स रिब्स। इनकी संख्या कितनी होती है, 3 होती है। तो टोटल कितनी हो गई, 7, तो 7 पेयर हो गई है, 7 पेयर टोटल ट्रू रिब और 3 पेयर फॉल्स रिब। तो इस तरह से हमारी 10 पेयर रिब्स तो हो गई, जिसमें से 7 ट्रू और 3 फॉल्स। अब 2 और जो रिब्स की पेयर हैं वो और होते हैं, वो ना तो ट्रू होते हैं ना फॉल्स होते हैं, वो आगे जाकर जुड़ते ही नहीं है। फॉल्स हम किसे कहते हैं, ऐसी रिब्स जो पीछे तो कशेरुकदंड से जुड़ी हुई होती है लेकिन आगे जाकर कहाँ पर जुड़ जाती हैं, ये जो रिब्स हैं 7वीं जो ट्रू रिब है उसके पास आकर जुड़ जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉल्स रिब। लेकिन एक और प्रकार की रिब पाई जाती है 11वीं और 12वीं, वो ना तो ट्रू होती है और ना फॉल्स होती है। वो किस तरह की होती है, जैसे पीछे यहाँ पर ये हमारा कशेरुकदंड है और नीचे आकर ये कंटिन्यू है। तो यहाँ पर जो 11वीं और 12वीं रिब है वो पीछे ही लटकी हुई रह जाती है, छोटी रिब होती है, ये आगे यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती है, इसी रिब तक नहीं पहुँच पाती है, तो ये पीछे लटकी हुई होती है। इन रिब्स को हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स कहते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, फ्लोटिंग यानी जो लहराती हुई रिब्स, तो इनको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब्स। इनकी संख्या कितनी होती है, 2 पेयर्स होती है। ये काम क्या करती है, जैसे अलग अलग से दर्शा देते हैं। यहाँ पर जो किडनी पाई जाती है, पीछे की साइड जो किडनी पाई जाती है उनको बचाने का काम करती है, उनकी सुरक्षा का कार्य करती है। तो इनको हम क्या कहते हैं, फ्लोटिंग रिब कहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो 12 जोड़ी रिब्स हैं वो कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हमारा जो पसली का टॉपिक है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब एक छोटा सा टॉपिक और आता है लास्ट में,
रिब केज। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं रिब केज। रिब केज नाम से पता चल रहा है, यानी जो पसलियां हैं उनका पिंजरा। तो पसलियों के पिंजरे को हम क्या कहते हैं? रिब केज कहते हैं। तो रिब केज एक बार देख लेते हैं, इनमें कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है और किसको हम रिब केज कहते हैं। तो रिब केज यानी पसलियों का पिंजरा, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये पसलियों का पिंजरा यानी टोटल जो पसलियां होती है वो टोटल मिलाकर जो एक पिंजरा बनाती है उसको हम कहते हैं रिब केज। तो रिब केज में कौन सा आएगा? जो जो भी पिंजरा होता है उसमें हमने देखा होगा चारों दीवारों को हम पिंजरा कहते हैं, ना कि दो दीवार को। तो यहाँ पर एक दीवार तो हो गई ये वाली रिब्स और दूसरी दीवार ये वाली रिब्स। अब हम पिंजरा किसको कहते हैं? चारों दीवारों को गिनकर हम पिंजरा कहते हैं। तो ये जो स्टर्नम है ये भी किसके अंदर आएगा? रिब केज के अंदर आएगा। और पीछे ये रिब्स जो पीछे वाली दीवार है कशेरुकदंड, वो भी इसमें गिनी जाएगी। तो टोटल इसको मिलाकर हम पूरा क्या कह देते हैं? रिब केज कहते हैं। तो इसमें एक बात रह गई थी, ये जो स्टर्नम है ये ऊपर वाला जो केमिकल बोन के साथ जुड़ा होता है, पहली पसली के साथ जुड़ा होता है, इसको हम कहते हैं मेनुब्रिलम। मेनुब्रिलम कहते हैं। और बीच का ये जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं बॉडी। तो ये बात रह गई थी। अब हम कर लेते हैं रिब केज। तो रिब केज की चारों दीवारों को गिनकर हम क्या कहते हैं? जो रिब्स की चारों दीवारें हैं उनको भी गिनकर हम रिब केज कहते हैं। तो अब जान लेते हैं रिब केज में कितनी हड्डियां होती है। तो रिब केज में क्या क्या आएगा? स्टर्नम, स्टर्नम, उसके बाद में सेकंड में रिब्स, और फिर पीछे जो वर्टिबरी कॉलम है, वर्टिबरीज हैं वो आएंगी। तो ये सारी मिलकर किसका निर्माण करेंगी? रिब केज का निर्माण करेंगी। तो स्टर्नम की संख्या कितनी होती है? एक होती है। रिब्स कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। यानी टोटल कितनी हो गई? 24 रिब्स हो गई। उसके बाद में लास्ट में वर्टिबरी, वर्टिबरी कितनी होती है? तो वर्टिबरी टोटल तो होती है 26, लेकिन हमको 26 की 26 के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमको केवल रिब केज के बारे में बात करनी है। यानी जो पसलियों के कारण जो पिंजरा बन रहा है उसके बारे में बात करनी है। तो वर्टिबरी की संख्या कितनी हो गई? 12 हो गई, क्योंकि जो वक्षीय वाली जो वर्टिबरी पाई जाती है, वक्षीय कशेरुकाएं पाई जाती है, उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो वक्षीय कशेरुकाएं कितनी पाई जाती है? 12 पाई जाती हैं। तो इस तरह से हमारी टोटल वर्टिबरी कितनी हो गई? 1 और 24 25, 25 और 12 कितनी हो गई? टोटल 37। तो हमारी कई बार पूछ लिया जाता है रिब केज में कितनी बोन पाई जाती है, तो ये टॉपिक भी आपको याद रखना है, रिब केज वाला। रिब केज में टोटल 37 बोन पाई जाती है। और इनमें पाया क्या किया जाता है? 1 स्टर्नम, 24 रिब्स और 12 वर्टिबरीज। तो आज का हमारा कशेरुकदंड और जो पसलियों की संख्या है, वो पसलियां हैं, वो उनका टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ दोनों टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो कमेंट करके ज़रूर बताना, हम अगली वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे।